नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं महासमर 2019। महासमर राजस्थान के लिहाज से बात करें तो पहले चरण के मतदान के लिए राजस्थान तैयार है और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार परवान पर है। हमारे साथ भाजपा के दिग्गज और राजस्थान में लंबे समय तक मॉनिटरिंग की राजनीतिक पारी खेले प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं। जावड़ेकर साहब, आपका स्वागत है। जावड़ेकर साहब, मेरा सवाल है आपसे कि आपको एक लंबा आपका एक्सपीरियंस है, छात्र जीवन से लेकर के आज आप एचआरडी मिनिस्टर तक हैं। इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? एक लंबा राजनीतिक पारी खेली आपने। मैंने 1971 के चुनाव से काम किया है, तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं और चुनाव में मेरा ये चुनाव पहली दफा अनेक वर्षों के बाद प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव दिख रहा है। यानी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में एक जबरदस्त लहर है। काम के आधार पर, विकास के आधार पर, सुरक्षा देश कौन करेगा देश को सुरक्षित, इस आधार पर, और देश को एक मजबूत सरकार, एक दमदार सरकार, दागदार नहीं, मजबूत सरकार, मजबूर नहीं, ये कौन देगा, इसके लिए वोट कर रहे लोग। और नेतृत्व में प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके लिए लोग वोट कर रहे। उसमें मोदी जी बहुत ऊंचाई पर है और जो बाकी नाम आ रहे हैं, राहुल है, ममता है, मायावती है, अखिलेश है, चंद्रबाबू है, ये लोगों के मन में कहीं नहीं है। और इसलिए लोग मोदी जी को एकदम मजबूत सरकार के लिए, जो देश को सुरक्षित करेगा और देश की तरक्की सुनिश्चित करेगा, इसके लिए वोट दे रहे हैं। आपने जो नाम गिनाए हैं मोदी जी के सामने, निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में किसे देखते हैं आप? हम निकटतम प्रतिद्वंदी के विचार नहीं करते, हम हमारा प्रचार करते और हम विजयी होंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। और इसलिए सेकंड नंबर में बहुत कंपटीशन है, वो रहने दो। जी जावड़ेकर साहब, एक बात मैं लेकिन यहां जानना चाहूंगा। आपने कहा कि राष्ट्र की मजबूती, विकास, सारी चीजें कही, ये बात सही है कि 1984 के बाद में मुल्क को एक मजबूत सरकार मेजोरिटी के लिहाज से मिली, क्योंकि अब तक गठबंधन की सरकार चलती रही। लेकिन अभी भी बीजेपी का जो चुनाव प्रचार है उसमें अपनी उपलब्धियों से ज्यादा कांग्रेस की खामियां गिनाई जाती हैं। नहीं भाई, हम तीनों चीजें बोलते हैं। पहले हमने विकास क्या किया भाई? 2.5 करोड़ गरीबों को घर मिले, 6 करोड़ लोगों को गैस मिले, 4 करोड़ लोगों को बिजली के कनेक्शन पहली दफा मिले फ्री, फिर 9 करोड़ लोगों को शौचालय मिले, 35 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले। राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, 15 रुपए मिलते हैं गरीब को। अब मोदी जी 100 भेजते हैं तो 100 के 100 मिलते हैं और 355 योजनाओं के 4,35,000 करोड़ रुपए गरीबों के खाते में गए हैं। गरीब इतना धन्य है। और आज आप देखोगे 35 करोड़ नए जो जनधन खाते खुले, उसमें 1 लाख करोड़ का सेविंग्स गरीबों ने किया है। ये बहुत अच्छी नई शुरुआत है। जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि गरीबी, बेरोजगारी, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। आप लोग जब 1971 की बात कर रहे हैं, आप उस वक्त भी गरीबी की बात थी, और उसके बाद की अगर बात करें तो आप लोग काफी कहा करते थे कि रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। ये मुद्दा आज भी है? आज ये मुद्दा उस रूप में नहीं है, लेकिन गरीबी को बहुत तेजी से, गरीबी को समाप्त करके सबको निम्न मध्यम वर्गीय में और निम्न मध्यम वर्ग से मध्यम वर्ग में लाना है और इसीलिए देश को समृद्ध बनाना है। जब हम सत्ता में आए 2014 में, तो भारत के अर्थव्यवस्था का नंबर दुनिया में 11वां था। आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। तो जब समृद्धि बढ़ती है, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो 5 साल भारत ही रहा। और इसलिए 7% से अधिक गति से जब आप विकसित होते हो तो बहुत समृद्धि बढ़ती है और समृद्धि का बंटवारा हो ताकि गरीबी दूर हो, यही उसका रास्ता है। कांग्रेस ने गरीबी कायम की और गरीबी का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये उनमें और हम में फर्क है। कुछ सर्वे एजेंसीज ये कह रही हैं, प्रतिपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी की रेट काफी बढ़ी है 45 साल। ये तो बिल्कुल सच नहीं है। देखो, अपने यहाँ जो भी रोजगार होता है वो बहुत सारा रोजगार मैपिंग की व्यवस्था नहीं है। समझो आपके घर में जो सुबह दूध पहुंचाता है वो 200 घरों में ऐसा पहुंचाता है, क्या वो रोजगार है या नहीं? आपके घर में
सुबह न्यूज़पेपर डालता है कोई, ऐसे सैकड़ों घरों में वो डालते हैं 3-4-5 घंटे में। क्या वो रोजगार है कि नहीं? अगर 11 करोड़ मुद्रा योजना में लोन मिले हैं और 4 करोड़ उसमें नए सिरे से पहली दफा व्यवसाय शुरू किया है, तो वो तो स्वाभिमान से, मेहनत से रोज ही कमा रहे हैं। इन्फोसिस, विप्रो, और इन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में हमने सबसे ज्यादा भर्ती की है, 18 लाख लोगों को भर्ती किया है, तो वो भी रोजगार है। 40 लाख गवर्नमेंट सर्विसेज में जो रिटायर हुए 5 साल में, उसके जगह पे नए लोग लाए हैं, तो उनकी भी रिक्रूटमेंट हुई है। सेना में और बाकी सब जगह भर्ती लगातार होती रहती है, वो भी तो भर्ती है, वो भी नौकरियां हैं। उसके साथ साथ अगर अपने देश में 1.5 करोड़ ट्रक और पैसेंजर बसेस, इसकी बिक्री पिछले 5 साल में हुई है, तो आधे रिप्लेसमेंट होंगे, लेकिन आधे तो नए थे। तो आधे जो नए वाहन आए, तो एक वाहन के प्रति 3 लोग रोजगार तैयार होता है। 1 करोड़ एकड़ का सिंचाई हमने पूरी की है 5 साल में, तो 1 एकड़ में जब सिंचाई होती है तो 1.5 रोजगार तैयार होता है। तो ऐसे करोड़ों रोजगार तैयार हुए। दुर्भाग्य से 70 साल में कांग्रेस ने रोजगार के मैपिंग का पूरा व्यवस्था खड़ी नहीं की, अब वो खड़ी करेंगे। जी, आपके कंधों पे, आपके विभाग के कंधों पे रोजगार के अवसर सृजन करना और रोजगार देना एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बारीकी आप ही के पास में है। क्या अब ये माना जाना चाहिए कि गवर्नमेंट नौकरी ही जॉब नहीं रही है, प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जानी चाहिए, तो उसके लिए कोई कोशिश है? नहीं, पहले तो सरकारी नौकरी ही नौकरी नहीं होती। बदलते रोजगार के रूप में स्वयं रोजगार तो सबसे बड़ा रोजगार है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सबसे बड़ा विस्तार का वही संभव है। और इसलिए सरकारी नौकरी भी मिलेगी, निम्न सरकारी नौकरी भी मिलेगी, प्राइवेट जॉब्स भी निकलेंगे, और उसके लिए कौशल प्रदान करने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए कौशल मंत्रालय भी स्थापन किया। ITIs नए 10,000 खड़े किए, और ITI में जो बाहर आते हैं लाखों छात्र, एक भी बेरोजगार नहीं रहता, सबको काम मिलता है। तो ये हमारा सक्सेसफुल मॉडल है, और आगे चल के बाकी भी स्वयं रोजगार है। जैसे आज हम इतने व्यवसाय नए नए देख रहे, जब उबर और ओला आए और टैक्सी का एग्रीगेशन हुआ कारों का, तो वो भी तो रोजगार के सृजन निर्माण हुए। जो इतने नए होटल्स, अगर पिछले 5 साल में टूरिज्म इतना बढ़ा है और हजारों होटल अगर नए खुले हैं, तो वहां भी जॉब्स लगे ही है ना। तो हर जगह जॉब्स तैयार हो रहे। लेकिन जहां घर में आपके समझो कोई काम करने के लिए नौकर है, और कोई खाना बनाने के लिए या कोई ड्राइवर चलाने के लिए, तो घर के ये 2-3 लोग जो होते हैं, उनका तो प्रोविडेंट फंड और EPFO नहीं निकलता है, तो क्या वो रोजगार है या नहीं? तो रोजगार है ही, और उनको और ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए, यही हमारा प्रयास है। और इसलिए रोजगार बहुत निर्माण हुआ है, नहीं तो कितना बड़ा देश में आंदोलन होता भाई साहब, नहीं हुआ है। कांग्रेस न्याय 72,000 रुपए देने को अपना एक मास्टर स्ट्रोक मान के चलती है। ये कोई मास्टर स्ट्रोक इसलिए नहीं है कि न्याय होगा, अब होगा न्याय, यानी अब तक कांग्रेस ने किया अन्याय, ये साफ हो गया। और ये गरीबी क्यों रही? 5 पीढ़ियां, इनके नाना जी भी कहते थे गरीबी दूर करेंगे, इनके दादाजी भी कहते थे दूर करेंगे, माता जी भी कहती थी दूर करेंगे, फिर सोनिया जी ने भी कहा गरीबी दूर करेंगे, अब राहुल जी भी कह रहे हैं कि गरीबी दूर करेंगे। तो 5 पीढ़ियों तक नहीं खत्म हुआ, और पिछले 5 साल में सबसे तेजी से गरीबी खत्म हुई। तो ये रिकॉर्ड है, और इसलिए हम गरीबी को खत्म करने के लिए, किसान की आय दुगुनी करने के लिए निश्चित कार्यक्रम बनाकर जा रहे हैं। जो आएगा ही नहीं वो कुछ भी कह सकता है, कोई मतलब नहीं है उसका। जी, एक चर्चा यह है कि 1970 में जब मिस्टर बरुआ ने इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो स्लोगन दिया था, इसकी बहुत चर्चाएं भी रही और इसके तरह से कहें कि आलोचनाएं भी हुई। अभी भी यही कहा जा रहा है कि देश में चुनाव के लिए बीजेपी के पास केवल एक फेस, इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया। ये चर्चा के मैं बता रहा हूं आपको। दूसरी बात एक और कही जा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या 70 में बीजेपी भी उसी रूट पे जा रही है जिस पे कांग्रेस गई थी? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता, क्योंकि देवकांत बरुआ जी ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। हमने कभी मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी ऐसा नहीं कहा है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है,
यानी देश में बदलाव संभव है, देश में तरक्की संभव है, देश की सुरक्षा संभव है, गरीब को न्याय संभव है, भ्रष्टाचार का खात्मा संभव है। ये सब बता रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि एक नेतृत्व चाहिए और नेतृत्व दमदार हो, दागदार न हो, यही लोगों की अपेक्षा रहती है। मोदी जी ने ऐसा नेतृत्व दिया है, इसलिए जहां भी जाओ मोदी 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 का नारे जो गूंज रहे हैं वो उसका प्रतीक है। बीजेपी इस बार राम मंदिर का जिक्र बहुत कम कर रही है, कभी कभी हो पाता है, किसी नेताओं के माध्यम शीर्ष लीडरशिप नहीं कर रही। धारा 370 और 35A का भी जिक्र जिस मायने में होना चाहिए वैसा नहीं है। हम भाषण में सभी मुद्दे उठाते हैं, विकास के भी उठाते हैं, राम मंदिर और 370 जैसे राष्ट्रवाद के जरिए जो मुद्दे हैं वो भी उठाते, देश के सुरक्षा के मुद्दे भी उठाते। लेकिन अब मैं भी जर्नलिस्ट हूं, तो जर्नलिज्म के दृष्टि से अभी मुद्दा सुरक्षा के लिए जो भी बोला जाता है वो सबसे ऊपर उठ के आता है, और इसलिए लगता है कि हम दूसरा कुछ नहीं बोल रहे, हम सभी विषयों को सामने रख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की भूमिका एकदम स्पष्ट है। हम कांग्रेस को पूछना चाहते कि वो राम मंदिर चाहते या नहीं चाहते। लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर बनाते तो हम भी दीपक जलाएंगे। अरे तो मंदिर तो हम ही बनाएंगे, लेकिन दीपक तो जनता ही जलाएगी। सवाल है कि आपकी भूमिका क्या है, क्यों नहीं बोलते कि राम जहां जन्मे वही राम मंदिर होना चाहिए, ऐसा वाक्य कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बोलते? जी, कितनी सीट मान के चलते हैं सर इस बार आप? राजस्थान में 25 के 25 और देश में 300 के पार हम जीतेंगे, और निश्चित रूप से एक नया इतिहास सृजन करेंगे। देश में पहली दफा विपक्ष कांग्रेस से तर सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार रिपीट करेगी। ये एक नया इतिहास होगा। राजस्थान में हाल में विधानसभा चुनाव है, उसके हिसाब से देखें तो 25 सीट नहीं आ रही बीजेपी। ऐसा है, हर चुनाव में लोग अलग तरीके से वोट करते हैं। हमने एक दिन महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा एक साथ किए ताकि अटल जी का लोकप्रियता का 99 में हमें फायदा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा में उस दिन हमें 40% वोट मिले बीजेपी शिवसेना को, और विधानसभा में हमें केवल 30% मिले। तो लोग एक ही दिन में वोटिंग करके भी अलग अलग वोटिंग देते हैं। तो लोग बहुत होशियारी से सोच समझ से वोट देते हैं। और वैसे भी विधानसभा में हम हारे माने कितने हारे, 1.5 लाख वोट तो कम मिले। 50,000 बूथ है तो हर बूथ पे 3 वोट कम मिले, इतनी ही हमारी कमी रही। इस बार बहुत ज्यादा संख्या में हम जीतेंगे और पूरी 25 के 25 सीटें जीतेंगे। जी, सरकार बनती है तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो 5 साल में नहीं कर पाए हैं, जो प्राथमिकता में पहले करेंगे? ऐसा है, आपके इस आखिरी प्रश्न का मैं इतना ही कहूंगा कि हमने हमारा संकल्प पत्र घोषित किया है। हम किसान को पेंशन देंगे, हम व्यापारी को भी, छोटे व्यापारी जो होता है उसको भी पेंशन देंगे। हम बहुत सारे 75 संकल्प किए हैं देश के तरक्की के लिए, वो सारे पूरे करेंगे 5 साल में। 3 साल में ही एक्चुअली 2022 तक ही पूरे करेंगे। ऐसे 75 संकल्प हमने आजादी के 75 वर्ष में पूरा करने का फैसला किया। इस बार चुनाव में जो बोल देखे जा रहे हैं, लोग कहते हैं कि स्तर नहीं रहा राजनीति के बोल का, जिसके जो इच्छा हो रही है उसी तरह से बोले जा रहा है। स्पीच जो होनी चाहिए, पब्लिक को जो खींचने की कला कभी हुआ करती है, तो वो नहीं हो पा रहा है। नहीं, हम वाणी संयम का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि अटल जी ही इसके बारे में हमारे गुरु है, और इसलिए वाणी संयम पर हमारा भरोसा है। चोर है, ये है, ऐसे भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, अपरिपक्वता उसी से झलकती है। बहुत धन्यवाद। चलिए, जावड़ेकर साहब हमारे साथ में थे और तमाम मुद्दों को लेकर के जन टीवी के साथ में बातचीत की है, और चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या फिर चुनाव जीतने की बात हो या आगामी 5 साल की बात हो, तमाम पहलुओं को हमने छूने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और महासमर में इतना ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।